जारी है हिंदू वर्सेस हिंदुत्ववादी। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि हम सब लोग हिंदू हैं, जो गांधी जी मानते थे, और गोडसे को मारने वाले हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, तो लोग अपने आप इस चीज को का फैसला कर लें। हम लोग सत्याग्रही हैं, वो सत्याग्रही हैं। हाथ का सियासी हथियार माकन ने किया नया पार। कांग्रेस विचार जो मेरे अंदर उसने पैदा करी, उसकी वजह से मैं जिंदगी में कभी भी कांग्रेस विचारधारा से अलग होने की सोच भी नहीं सकता। पहले 2023 फिर 2024 कर्म पर या धर्म पर होगी जंग। तो जो धर्म का नाम लेके अधर्म के रास्ते पर जो चलेंगे, अब वक्त आ गया है कि उनको जनता के बीच में एक्सपोज करें। 2023 में हम लोग केवल जनधारणा नहीं, केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे। सत्याग्रही वर्सेस सत्ताग्रही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मुझे पी शर्मा। कांग्रेस की हिंदुत्ववादी की थ्योरी कितना असर छोड़ेगी ये अभी देखना होगा, लेकिन इतना साफ देखा जा सकता है कि पार्टी भाजपा के वोट बैंक की हिंदू नाम से रची प्राचीरों में सेंध लगाने की रणनीति पर ही काम कर रही है। साफ झलकता है कि पार्टी के रणनीतिकार किसान आंदोलन, कोरोना प्रबंधन और महंगाई के मुद्दों पर भाजपा के वोट बैंक में दरारें पड़ी देख रहे हैं और इन दरारों को भरने वाले हिंदुत्व नाम के रसायन को बेअसर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस एजेंडे की राजनीतिक परीक्षा अभी बाकी है और 5 राज्यों के चुनाव, या यूँ कह सकते हैं कि यूपी के चुनाव इस एजेंडे की असली परीक्षा लेकर आएंगे और शायद ये तय करेंगे कि ये स्टैंड या ये थ्योरी पार्टी के लिए कितना नफ़े नुकसान का सौदा है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि क्या सत्याग्रही बनाम सत्ताग्राही बन पाएगा चुनावी मुद्दा। कांग्रेस का हिंदू कार्ड भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के लिए कितनी बड़ी चुनौती, और क्या 5 राज्यों के चुनाव में हिंदू कार्ड की भी अग्नि परीक्षा होगी। आर तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, मिथिलेश जैमिनी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, भाजपा के मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ अभी। तिवारी जी, पिछले एक अरसे में जो बड़े कार्यक्रम आपके हुए हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के जो भाषण हैं, उनमें हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे की लगातार गूंज है, जिससे समझ में आता है कि आपका अभी एक प्रमुख एजेंडा भाजपा का जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी की जो यूएसपी है, उसमें सेंध लगाना है। ये क्यों नहीं माना जाना चाहिए तिवारी जी? सत्य के प्रति आग्रह, ये कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। जिस दिन से आज 137 साल पहले जिस दल की स्थापना हुई, उस समय तो शासन अंग्रेजों का था, जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया में उनका सूरज डूबता ही नहीं है। गांधी जी ने जिस कांग्रेस का आगे बढ़कर के मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक प्रयोग किया सत्य के प्रति आग्रह, और बिना हिंसा के उन्होंने उस ताकत को इस देश से विदा कराने में सफलता हासिल करी जेपी साहब, जिसके बारे में कहा जाता था दुनिया में उनका सूरज डूबता नहीं है, पूरी दुनिया पर उनका साम्राज्य था। तो कांग्रेस 137 साल से सत्य के प्रति आग्रह के ऊपर ही चलती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आप कह रहे हो, वो सत्ता के प्रति आग्रह। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? जब जनसंघ फेल हो गई तो आपने जनता पार्टी में अपना झंडा डंडा सब मिला दिया, और जब जनता पार्टी फेल हो गई तो सत्ता के प्रति आपका आग्रह इतना तेज था कि आपने भारतीय जनता पार्टी नाम से एक नया झंडा और नया दल बना लिया। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से, ठीक है, अरे भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जनता का नाम तो है, लेकिन आपने सब लोगों में, सारे धर्मों में आपने भेदभाव किया है। आप टोपी नहीं लगाते हो, आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते हो, आप ईसाइयों के सम्मेलनों में जाकर के श्री राम के नारे लगाते हो। टोपी लगाने ये भारतीय जनता पार्टी का उदय केवल और केवल जेपी साहब सत्ता एन के प्रकार मिलनी चाहिए। चाहे मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की गिरा दो, चाहे कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की गिरा दो। मुझे समझाइए क्या नहीं, मुझे समझाइए क्या सेक्युलर देखने के लिए टोपी लगाना जरूरी है?
मैंने कहना चाहता हूं, देश में हर धर्म का अपना एक पहनावा है। जेपी साहब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप मुसलमानों के सम्मेलन में जाते हो, अगर वो आपके सम्मान स्वरूप आपको दुपट्टा उड़ाते हैं, अगर आपको टोपी उड़ाते हैं, तो आप उनको हटा देते हो। गुजरात में एक किसी को टिकट नहीं देते हिंदुओं के अलावा। उत्तर प्रदेश में आप सबका साथ सबका विकास के नाम की बात करते हो, आप किसी को टिकट ही नहीं देते हो, चुनाव में आपको नजर नहीं आता। और महिलाओं के नाम पर आपको लगता है हमने 3 तलाक का बिल हमने पास करवा दिया, हटा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल सत्ता के प्रति आग्रह है, और कांग्रेस सत्ता के प्रति आग्रह, हमें सत्ता मिले या नहीं मिले, लेकिन देश में भाईचारा रहना चाहिए। तिवारी जी, आपसे मैं निवेदन करूँ, सुन लिया करिए। अब ये जो बात है कि भाजपा के जो आपने बातें गिनाई, उस सबसे भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा साफ होता है कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है। उसका हिंदुत्व का जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है, वो उसका अपना वोट बैंक उसको मान करके चलती है और टारगेट वोट बैंक है। इससे भाजपा ने कब मना किया, कब इनकार किया भाजपा ने? हमेशा भारतीय जनता पार्टी खुलकर हिंदुत्व की जो राजनीति वो करती आती है। सुनिए, अब एक मिनट सुनिए, अब तिवारी जी ये इनसे खुल करके पूछ लीजिए। सुरेश गर्ग साहब, क्या आपकी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती? क्या कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं करेगा कि नहीं करती? बोलिए सुरेश गर्ग साहब, बोलिए। देखिए, सब देखो, आज हम हिंदुस्तान की विचारधारा के आदमी हैं और हम हिंदुत्व के ऊपर काम करते हैं। और हिंदू और हिंदुत्व जो इनके राहुल गांधी जी जो जयपुर में आके बोल के गए कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी अलग अलग होते हैं। अरे भाई, हिंदू जो सनातन धर्म को मानता है वो तिवारी जी, अब सुनिए ना, तिवारी जी आपके पास सारा होगा, आपका सारा, लेकिन इनको परिभाषा जो जनेऊ ऊपर धारण, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले आदमी है, जिनकी माता क्रिश्चियन है। सुरेश गर्ग साहब, हिंदुस्तान को बता रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के अंदर अब इनके बताइए कि आइडेंटिटी क्यों नहीं है इनके अंदर? आज इनका चिंतन चल रहा है, 3 दिन का चल रहा है, सचिन पायलट को अलग से क्यों रखा हुआ है? आपकी धारणा से फोटो लगाई बवाल मचा हुआ है। आप केवल सांप्रदायिक, मैं आपको बताता हूँ सर, वहाँ पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो नहीं है। ताजुब, मुझे तो ताजुब होता है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो गायब है। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो गायब है। प्रशिक्षण शिविर के अंदर जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर ये इन्होंने फोटो लगाई है, उसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो गायब है। तो इनको कहाँ सम्मान है? इनके पास सम्मान ही नहीं है। फोटो को लेकर तो हर 2, 4, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में आपके यहाँ से खबरें निकलती रहती हैं, जिसको लेकर आप कहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय फोटो को लेकर आपके यहाँ ज्यादा बड़ा विवाद है। फोटो को लेकर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो गायब है। तो आप क्या जनता का भला करेंगे? आप मार्केटिंग, आप बताइए कि आपके 3 साल पूरे होने के बाद भी आपने किसानों का कर्जा माफ किया है क्या? आपने बिजली के बिल माफ किए हैं किसानों के? आज राजस्थान में अत्याचार के अंदर, बलात्कार के अंदर नंबर 1 चल रहा है। आप राजस्थान के अंदर क्या किया आपने? जो 2 बार मुख्यमंत्री रही हो, आप उनके घर पर पत्थर फिकवाते हो, ये है हिंदुत्व। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है किसी के ऊपर पत्थर भिजवाना। अब सुनिए सुरेश गर्ग साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे ऐसे मुद्दे जो सदाबहार मुद्दे हैं, लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि वो सदाबहार ही रहते हैं, वो आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो। अब आपका एक ऐसा आपके पास यूएसपी जो मैंने कहा वो है हिंदुत्व की। हिंदू वोट अपनी आस्था राजनीतिक तौर पर भी कभी नुमाया करने में परहेज महसूस नहीं करता। चुनाव होते हैं तो आपको वोट देते हैं और इस नाम पर वोट देते हैं और आप लेते हैं, खुलकर लेते हैं। तो क्या आपको इस बात का कहीं चिंता नहीं सताती, इस बात का कहीं जोखिम नहीं दिखता कि और सारे मुद्दों में तो हम पर भी आरोप हैं, तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो उन पर भी आरोप हैं। एक चीज़ ऐसी थी जो सिर्फ आपके पास थी, अब कांग्रेस ने उसमें भी हिस्सा आपसे छीनना शुरू कर दिया है या उस एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। ये चिंतित करने वाली बात नहीं है क्या गर्ग साहब? नहीं, हम तो कोई कांग्रेस के हिंदू और हिंदुत्ववाद की जो परिभाषा कर रहे हैं तो ये खुद अपने उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तान की जनता सब जानती है कि कांग्रेस किस भाषा में बोल रही है। हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग है ही नहीं। हिंदू, अरे भाई, जो सनातन धर्म को मानता है वो हिंदू है। कौन सा हिंदुत्व वाली बातें करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे महंगाई के मुद्दे पे अगर राजस्थान में रैली हो रही थी, महंगाई के मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं बोला। 20 मिनट तक केवल हिंदुत्ववादी की परिभाषा आपके गुब्बारे को पंचर करना था। अरे सनातन धर्म में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है सुरेश गर्ग।
परिणाम दिया जाएगा कि सनातन भारतीय जनता धर्म में पार्टी की सहिष्णु पूर्ण का कांग्रेस है, सरकार बनेगी। सनातन धर्म में और प्यार ये का झूठ है, फैला रहे हैं सनातन कि धर्म में किसानों प्रेम को की कर्जा माफ कर दिया संभावना है, देता है। बेरोजगारों आप को भत्ता लोगों ने दे दिया है। हिंसा का आज सहारा पता नहीं लेने है वाले किसान का धरना की महिमा टोकरी मंडन खा रहा किया है। है। क्या आप किसानों लोग को दिन गांधी के अंदर को बिजली मारने देने की वाले बात हुई थी, वोट से का किसानों को महिमा बिजली- मंडन दिन के करते हैं। अंदर बिजली आपके प्रोवाइड कराइए, सांसद, आपके किसान विधायक, ठंड के आपके मारी से मर मंत्री रहा है, वोट से रात की को बिजली पूजा पानी करते से। हैं। और आज आप ये देखिए कि हिंदुत्ववादी राजस्थान में आती है। बिजली महंगी है, हिंदू पानी महंगा है, स्वभाव पेट्रोल से डीजल कभी महंगा है, भी जनता हिंसा को का काम में सहारा राहत दे नहीं रहे हैं। लेता सुरेश गर्ग। हिंसा का सहारा अब लेने सुन वाले लीजिए तिवारी जी, हिंदुत्ववादी मिथिलेश हैं, जैमिनी साहब, जिनमें सुनिए सुनिए भारतीय तिवारी जी जनता सुनिए, पार्टी तिवारी के जी नेता सुनिए, शामिल हैं। तिवारी जी सुनिए, मिथिलेश जैमिनी साहब, हर चीज़ के लिए लोगों का मत क्या है, इस वक्त किस तरह का माहौल है, परसेप्शन क्या है, इसके लिए कोई सेट मशीनें तो है नहीं जिनसे पता लगता हो। सोशल मीडिया के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, चर्चाओं के ज़रिए अंदाज़ा लग जाता है, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है, ये थ्योरी दी जाती है, ये महसूस किया जाता है कि मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, दूसरे अल्पसंख्यकों की बात छोड़ दीजिए, हिंदुओं में एक तबका वो है जो हिंदुत्व के सामने दूसरे तमाम मुद्दे, बाकी सब चीज़ें उसके लिए गौण हैं। दूसरा तबका वो है जो हिंदुत्व को इस रूप में स्वीकार करता है कि हिंदुत्व तो ठीक है, लेकिन अगर हमको हिंदुत्व की वजह से बाकी सब मोर्चों पर समझौता करना पड़ता है तो शायद वो बहुत बेहतर विकल्प नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नज़रिए से चिंता करनी चाहिए कि वो जो तबका है वो उसके हाथ से फिसल सकता है धीरे धीरे? देखिए जेपी जी, जो आप कह रहे हो कि एक तबका भाजपा से हिंदुत्व के नाम पर फिसल सकता है, देखिए भाजपा ने जो अपनी सफलता हासिल की है उसका मूल मंत्र यह है कि उन्होंने जाति से उठा के आदमी को हिंदू बना दिया। यही भाजपा का बैकबोन है सक्सेस का, और इसी को वो क्रिएट रखना चाहती है। अभी राजस्थान में एक क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, उसके बाद कहा गया कि क्षत्रिय समाज दलितों के साथ भोजन करेगा, एक नई पॉलिसी क्रिएट की गई। उस सम्मेलन के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की एक सोच है, आरएसएस की सोच है कि वो एक तबका जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की बैकबोन रहा, जिसे एससी तबका कहा जाता है, उसे हिंदू बना दिया जाए, और उसी पर भाजपा काम कर रही है। अब लेकिन जो ये 3 दिन का जो सम्मेलन हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, वो अशोक गहलोत की एक थ्योरी है कि 2023 में रिपीटेशन हो सरकार का। और ये 3 दिन के जो मंथन शिविर है उसमें काफी ऐसे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ है जो कांग्रेस की 70 साल में कभी नहीं हुआ। जैसे पहली बार ये कहा गया कि वेद ब्रह्मा जी के मुंह से निकले गए और ऋषि मुनियों ने अपने गले में धारण किया, और उसके बाद धीरे धीरे ये उपनिषद और अन्य ग्रंथों की रचना हुई। और हिंदू धर्म के लिए कहा कि जो कालजयी कृति है रामचरितमानस, वो हुमायूं के काल में लिखा, लेकिन हिंदू शब्द नहीं है। तो हिंदू जो वर्ड है वो बीजेपी ने अपने वोट बैंक के लिए रचा है, ये समझाया गया कार्यकर्ताओं को। दूसरा, एक कश्मीर से पांडे जी आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझाया कि कश्मीर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कश्मीर के मुद्दे पर कैसे आपको फाइट करना है। तो जो ये 3 दिन का मंथन शिविर है, उसमें ये जो लोग यहां से निकल के जाएंगे 300 लोग, ये फिर ब्लॉक में जाएंगे, और 52,000 बूथ तक जाने की अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार करा ली। और उसी का परिणाम है कि आज अजय माकन ने जो अपना बयान दिया, उसमें कहीं न कहीं तलखी लाते हुए कैप्टन अमरिंदर और जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं सचिन पायलट पर तंज कसा कि सत्ता की गर्मी से दूर नहीं रह सकते। ये एक बड़ा तंज है। लेकिन 2023 में जो बीजेपी का मूल एजेंडा है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन चुका है इस राष्ट्र में, उससे काट ढूंढने के लिए और हिंदूवादी कार्ड को बहुत तेजी से नहीं फैलाया जा सके, उसके जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, उसको तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज कांग्रेस तैयार कर रही है, और उसी को पूरी तरह खुद अशोक गहलोत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उनका जैसा बीजेपी का पन्ना प्रमुख वाला मामला है, वैसे ही ये बूथ प्रमुख तक ये सारी चीजें बताएंगे। कांग्रेस एक विशाल विचारधारा है, जैसे अजय माकन ने कहा, उस पर ये एक बड़ा एक सोच जो क्रिएट करने वाली है कि कांग्रेस का भी ऐसे ही आरएसएस जैसे कार्यकर्ता तैयार हो। आरएसएस की थीम पर कांग्रेस काम करना जा रही है इस सम्मेलन के बाद। जैमिनी साहब, ये क्या जोखिम भरा नहीं है कि जिस पार्टी की विचारधारा इस तरह से साउंड करती हो कि देश में मुसलमानों का पहला हक है रिसोर्सेज के ऊपर, मुसलमानों को सुरक्षा का भाव का जो पार्टी एहसास कराने का दावा करती है, उस पार्टी से अब आवाज़ ये आए कि ये देश हिंदुओं का है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को यहाँ समानता के साथ, सुरक्षा के साथ, सहजता के साथ रहने का अधिकार है। तो मुसलमानों में भी तो कट्टरपंथियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये सुनना कभी पसंद नहीं करेगा कि देश हिंदुओं का है, भले ही हम सुरक्षा के साथ रह लेंगे, समानता के साथ रह लेंगे, सहजता के साथ रह लेंगे। तो क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं है?
देखिए जेपी जी, ये जोखिम है, ये कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, लेकिन ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया जयपुर की रैली के बाद कि राहुल गांधी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की नींव जयपुर में रख गए हैं, ये एक बड़ा बयान है राजनीतिक हल्के से। और जो कांग्रेस की विचारधारा है कि हमने जब इतने साल राशन किया तो उसमें हिंदू वोट बैंक पूरी तरह हमारे साथ खड़ा हुआ था और मुसलमान उनमें सहयोग कर रहे थे, लेकिन मुसलमान 20% और 80% हिंदू है। हिंदू वोट बैंक को बीजेपी ने जिस तेजी से भगवाकरण की राजनीति में लपेटा, जिस तरीके से केसरिया बाना पहनाया कि वो अपनी जाति का आलम भूल गए और जय श्री राम के नाम पर सारे हिंदू हो गए, उस आलम से कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उसको लगा कि हमें बहुत बड़ा जो 80% वोट बैंक है उसमें सेंध मारने के लिए अब हमें हिंदू बनना ही पड़ेगा। अगर हिंदुओं में वो जो डेंट 10% 20% यूपी में डाल पाते हैं, उत्तराखंड में डाल पाते हैं, जैसे उत्तराखंड में बहुत अच्छी रैली हुई राहुल गांधी की, उसी जगह हुई जहां नरेंद्र मोदी जी की हुई, भीड़ अच्छी आई, तो इससे कांग्रेस को उत्साह नजर आ रहा है कि जो हम हिंदूवादी कार्ड खेल रहे हैं, जो बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक बनाकर अपना पेटेंट करा रखा था, उस पेटेंट को हम तोड़ते हैं तो कहीं न कहीं हमें लाभ होगा, उसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। ठीक बात है। अब इसी सवाल का जवाब मुझे आर तिवारी जी बहुत संक्षेप में दे दीजिएगा कि क्या इसके साथ साथ ये तलवार की धार पे चलने जैसा नहीं है क्या अल्पसंख्यक वोटों के हवाले से? सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है जेपी साहब, सवाल है देश की राजनीति के अंदर संविधान में जो हमने देश को दिया, धर्मनिरपेक्षता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी हम सब साथ रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता का चोला पहन करके देश के हिंदुओं को जो भड़काया, हम सत्य के प्रति आग्रह, हम सत्ता में रहे हुए देश में भाईचारा रहना चाहिए। राहुल गांधी जी का ये कहना कि देश हिंदुओं का, इसमें गलत क्या है? देश हिंदुओं का है, देश में सारे संप्रदाय साथ रहे, देश में हम भाईचारे से रहे, देश में प्रेम से रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले हिंसा का सहारा लेकर के गोडसे की पूजा करें, गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करें, महंगाई जैसे मुद्दे को छोड़ कर दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी, अरे तिवारी जी कमाल करते हैं, आप सुनिए तिवारी जी, तिवारी जी सुनिए प्लीज। सुरेश गर्ग साहब, क्या आपको ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि अगर महंगाई बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उन पर सही तरीके से काम कर लिया गया होता तो आज आप ये कह सकते थे कि देखिए हमारे पास ये भावनात्मक मुद्दा भी है जिस पर हमारे पीछे लोग खड़े हैं और ये सब तो हमने किया ही है जो हमसे अपेक्षा की जा रही थी और जो दावे हम 2014 में करके आएंगे अच्छे दिनों के। गर्ग साहब, ऐसा है, अच्छे दिनों के जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तिवारी जी सुनने की आदत डालिए। तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी मेहरबानी करके सुनिए, तिवारी जी और तिवारी जी महाराज सुनिए, तिवारी जी सुनिए। बनवाने का वादा किया हमने, राम मंदिर बनवाने का किया, ट्रिपल तलाक की बात है, हम ट्रिपल तलाक को खत्म किया है। सीए की बात है, जो आज हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जो परेशान है, उन हिंदुओं को हम नागरिकता देने के लिए हमने जो वादा किया उस वादा को सुनिए, तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी मैं कुछ और बोलूं आपको सुनिए, वादे को पूरा कर रही है। सुनिए गर्ग साहब, सुनिए मिथिलेश जैमिनी साहब, इन सारी बातों का मतलब क्या ये निकलता है क्या? हालांकि चुनाव बहुत दूर है, पहली बात तो जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसी में पता चल जाएगा कि हिंदू और हिंदुत्व का जो नया मुद्दा पैदा हुआ है ये कितना असर डालता है। और क्या हम ये मान सकते हैं कि जो राजस्थान में चुनाव अभी तक धर्म की राजनीति पर होते हमने कभी नहीं देखे, अब हो सकता है कि 2023 में हम होते हुए देखें? मिथिलेश जैमिनी साहब, देखिए जेपी साहब, मुझे जो लग रहा है कि हमारे पड़ोसी राज्य यूपी की हवा अब राजस्थान में तेजी से फैलने लग गई है और कांग्रेस इसको रंग दे रही है। तो आने वाले 2023 के चुनाव में, हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, 2018 में हमें भी जय श्री राम के नारे लगे थे अलवर में, उसके ऊपर चुनाव आयोग को कांग्रेस ने शिकायत की थी। लेकिन 2023 में धर्म के नाम पर काफी तल्खी देखने को मिलेगी क्योंकि ओवैसी साहब की भी एंट्री राजस्थान में होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ओवैसी साहब भी 2-3 मीटिंगें कर चुकी है। तो भगवा और हरा रंग अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। विकास, गरीबी, बेरोजगारी, आम आदमी का कैसे विकास हो, इन मुद्दों के ऊपर भारी कहीं ये केसरिया बाना और हरे रंग की ध्वजा दिखाई देगी 2023। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।